Welcome in this timeline series. Today we are going to discuss a new year 1964. 1964 को डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। इससे पहले हम लोग 1963 तक का सारा डेटा देख चुके हैं। तो 1964 जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। उसका कारण है चूँकि भारत में एक राजनीतिक बदलाव हुआ था। बदलाव क्या हुआ है कि इस वर्ष भारत में जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मिले थे। अभी तक हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश को संभाल रहे थे, और चूंकि उनका निधन हुआ था इस वर्ष, तो इस वर्ष के बाद में इस देश को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री मिलने वाले थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं इसे। वर्ष 1964 की बात करें तो जे एल नेहरू का निधन हुआ। किस दिन हुआ? तो 27 अगस्त को इनका निधन हुआ था। ठीक है, जे एल नेहरू जी का निधन कब हुआ? तो 27 अगस्त 1964 को हुआ था। इनके बारे में ईयर एग्जाम में आता रहता है कि किस वर्ष पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, तो 1964 का निधन हुआ। तो उसके बाद में, निधन के तुरंत बाद, जो देश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिले हैं उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। 27 मई को निधन हुआ इनका। 27 मई से लेकर के और 9 जून तक गुलजारी लाल नंदा जो है ना, वो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद में फिर चुनाव होते हैं कांग्रेस के अंतर ही, और चुन लिया जाता है कि शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है ना, वो 9 जून को देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री माना जाता है। 9 जून 1964 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। शास्त्री जी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 को ये जन्मे थे मुगल सराय में। उस समय पर ब्रिटिश भारत था, तब इसका नाम मुगल सराय हुआ करता था, और आज इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ मीन्स वर्तमान में अगर हम देखें तो श्रीवास्तव फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो एक प्राइमरी टीचर थे, और इन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया था। पक्के गांधीवादी नेता थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। ही वॉज वेरी गुड लीडर। हम इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि ये वो समय था जब हमारे देश में एक ऐसा बदलाव होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्ट और फिगर्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं, उनको देख लेते हैं। आपको बताया कि 9 जून 1964 को भारत का प्रधानमंत्री पद का इन्होंने शपथ लिया था, और इनके कार्यकाल में 64 में 9 जनवरी को शपथ लिया। ठीक है, और 2 साल पहले हम लोग एक युद्ध झेल चुके थे 1962 का, उसमें हम हार चुके थे। फूड क्राइसिस थी, देश बहुत सारी समस्याओं से ऑलरेडी घिरा हुआ था। और 1964 में जब ये प्रधानमंत्री बने, और अगले ही साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ठीक है, इस नारे की बात करें तो एग्जाम में 3 तरह से ये नारा आता है। अगर ये पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप नाम लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगर ये पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था। और अगर ये पूछा जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया, तो ये नारा जो था ये दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस नारे को 2 बार और भी परिवर्तित किया गया है, इसमें कुछ कुछ और जोड़ा गया है। तो जोड़ने वाले व्यक्तियों का नाम, अगर हम बात करें जय विज्ञान, तो जब परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण का 1998 में, तब ये लाइन जोड़ दी थी अटल जी ने इसमें जय विज्ञान की। चीन से हमारा एक युद्ध हो चुका था, और 1965 में एक और युद्ध हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। अगर हम इस युद्ध की बात करें 1965 के युद्ध की, तो 1965 के युद्ध में भारत ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। अप्रत्याशित शब्द जोड़ने का केवल ये मतलब है कि उस समय पर भारत की मदद करने को लेकर के दुनिया का कोई देश तैयार नहीं था। हम पूरे दुनिया में अकेले अलग थलग पड़े हुए थे, हमारे पास अपनी निजी बहुत सारी समस्याएं थी। वहीं अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका खड़ा था, यूएसए खड़ा था। पैटर्न टैंक हो या कुछ भी ऐसा हो, जो भी आधुनिक रडार थे, पीनेस गाजी वगैरह, या जो कुछ भी ऐसा था जो बहुत ही आधुनिक वेपनरी थी, वो सारी सारी पाकिस्तान को मिल रही थी लगातार। तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी उस समय पर, भारत से ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जो है ना, वो आधुनिक हथियारों के मामले में भी भारत से कहीं आगे था। और ये सब होने के बावजूद भी हमारी सेनाएं लाहौर तक घुस गई। लाहौर की मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है, कि लाहौर में किन किन जगहों पर जो हमारी सेना थी वो पिक्चर्स उसने खींची थी, वहाँ पर वो मौजूद थी 1965 के वॉर में, जहाँ तक हमने कब्जा कर लिया था। तो 1965 का जो वॉर था, निर्णायक वॉर था, हमने उसको जीता, और बहुत अच्छी तरह से जीता था। अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, तो जब ये वॉर हुई, पाकिस्तान को हमने करारी शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद में अगर हम
देखें तो इस वॉर की समाप्ति जो है ना वो ताशकंद समझौते से हुई थी। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जनवरी महीने में, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट था। हिस्टोरिकल इवेंट बहुत कारणों से था। एक तो युद्ध विराम हुआ था, और उसके अलावा ताशकंद में ही हमने अपने जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें खोया था। ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, इसके बारे में हम विस्तृत और व्यापक तरीके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो पाकिस्तान की ओर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अयूब खान। एक नाम और आप पाकिस्तान की ओर से याद रखेंगे, जिनका नाम था भुट्टो। ठीक है, मैं बिलावल अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनके और एंसेस्टर्स में से एक लोग और आते थे जो भुट्टो थे। उस टाइम पर ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं लोग, पाकिस्तानी खास तौर पर ये कहा करते हैं, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ज़्यादा उठाया करते हैं कि जो 1965 की जो वॉर थी, ये वॉर जो थी वो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो थी वो शुरू कर दी गई थी, विदेश मंत्रालय ने स्टार्ट कर दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरे दुनिया में कहीं देखेंगे तो विदेश मंत्रालय कहीं युद्ध लड़ने नहीं जाता है। युद्ध को लेकर के विदेश मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार देश की सेनाएं होती हैं, देश का जो शासन होता है, तंत्र होता है, वो जिम्मेदार होता है। इस पर आगे बात करेंगे। पाकिस्तान की ओर से आप दो नाम याद रखेंगे, एक तो है अयूब खान जो तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसके अलावा एक व्यक्ति और भी हैं जिनका नाम था भुट्टो। जैसे ही इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर होने के कुछ घंटों बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी का रात्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हुआ। रहस्यमय शब्द क्यों जोड़ा गया, उसका कारण है क्योंकि आज तक इस बात की कोई जानकारी, कोई दस्तावेज, कोई सबूत प्राप्त नहीं है कि इनका निधन कैसे हुआ था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में डीप डिस्कशन करते हैं इस बारे में। वर्ष 1966 में अगर हम देखें तो भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, किसको? शास्त्री जी को। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि शास्त्री जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है। और 11 जनवरी को इनका निधन हुआ था। 10 जनवरी और 11 जनवरी की जो रात है ना, उसमें इनका निधन हुआ था। तो ये जो निधन है ना, हम लोग लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म मुगल सराय में हुआ था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कायस्थ परिवार में जन्मे थे। पिताजी इनके जो थे वो प्राइमरी टीचर थे, शारदा प्रसाद मुंशी इनका नाम था। यदि हम बात करें शास्त्री जी के अंतिम संस्कार की, अंत्योष्टि की, जहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं, फिर हम इनके जो निधन था, जो इनकी मृत्यु थी, उसको डिस्कस करेंगे थारोली। शास्त्री जी की अंत्योष्टि जो है ना, पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन जानते हैं, जहां पर नेहरू जी की समाधि है, उसी के पास में यमुना किनारे इनकी जो अंत्योष्टि थी वो की गई थी। आज उस स्थल को हम विजय घाट के नाम जानते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शास्त्री जी का जो स्मारक है, शहीद स्मारक है, वो क्या है, क्या कहलाता है, समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है, तो विजय घाट के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को ताशकंद में किसने आमंत्रित किया था, इस बात को समझ लो। उस समय पर रसिया ने दोनों देशों को आमंत्रित किया था। रसिया क्या उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, तो उन्होंने आमंत्रित किया था दोनों देशों को सुलह के लिए। शास्त्री जी ने, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी डिस्कस करने वाले, शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते की लगभग सभी शर्तों को मंजूर कर लिया, मगर पाकिस्तान से जीते हुए इलाकों को लौटाना हरगिज उन्हें स्वीकार नहीं था। ये बात याद रखिएगा, जिससे हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इनकी हत्या में पाकिस्तान का रोल था, ठीक है, या कुछ और ताकतें इन्वॉल्व थी, इन सब पर डिस्कस करेंगे। देखो, शास्त्री जी जो थे ये लगभग 1 सप्ताह रुके ताशकंद में, यानी जब इनका निधन हुआ है 10 को और ये 3 को चले गए थे ताशकंद। 1 सप्ताह तक, यानी लगातार 6 दिनों तक ताशकंद से केवल यही खबरें आ रही थी कि वार्ता विफल हो गई, और कोई चमत्कार हो जाए तो शायद वार्ता सफल हो, अदरवाइज वार्ता विफल हो चुकी है, वार्ता में कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं होगा। और दोनों देश जो है ना, खासतौर से भारत इस बात पर अग्री नहीं कर रहा था। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है कि हमने जो इलाके जीत लिए थे, हम उनको वापस करने के लिए अग्री नहीं थे। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान, उनके साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए 10 को, और उसके कुछ ही घंटों बाद रात्रि में इनका निधन हो गया। यहाँ पर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की एक तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, ये इनके अंतिम यात्रा की तस्वीर है। तो अगर आप इस तस्वीर को जूम करके देखेंगे और चेहरों में कुछ अंतर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो इनका चेहरा देख लो, इनका चेहरा देख लो, और साथ में आप शास्त्री जी का चेहरा देखिए, तो आपको अलग से फर्क दिखाई पड़ेगा कि इनका जो चेहरा है ना, वो पूरी तरह से नीला पड़ा हुआ था, बॉडी पर कट मार्क्स थे, है ना, जिससे, और उसके अलावा बॉडी जो थी उससे जगह जगह से ब्लड बह रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी, या ऐसा क्यों था, क्या था,
किन किन स्थितियों में सारा कुछ हुआ है, तो इस पर हम और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको राइट साइड में एक बुक दिखाई पड़ रही होगी जिसका नाम है शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, समझौता, सियासत और एक प्रधानमंत्री की मौत। ये पुस्तक जो है ना अनुज धर ने लिखी थी, जो कि बहुत ही बड़े लेखक हैं, आपको मिल जाएगी बुक ऑनलाइन ये। इसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन था वो संभ्रांत मिश्रा ने किया था। इस बुक या इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है या जो कुछ भी ऐसा है जो इस चीज को प्रूव करेगा कि उनके साथ क्या हुआ था, इन सब का हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम देखें तो शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। उनके परिवार वाले लोग भी शामिल थे। वो मानते हैं शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। पहली इंक्वायरी की अगर हम बात करें कि इतने बड़े व्यक्ति का अगर निधन होता है, देश के प्रधानमंत्री का निधन होता है, तो क्या कोई इंक्वायरी हुई? हाँ, मृत्यु के बाद में एक इंक्वायरी बिठाई गई थी। उस इंक्वायरी को बिठाया गया था राजनारायण के नेतृत्व में। पर आज तक अगर हम बात करें, अभी आज तक वो इंक्वायरी कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ठीक है, बिना किसी नतीजे के इंक्वायरी समाप्त हो गई। मजे की बात अगर देखें कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में, जहां पर सभी के सभी प्रधानमंत्रियों का डेटा, उनके जीवन से जुड़ी हुई सारा घटनाक्रम आपको मिल जाता है, आज तक वहां पर इनके बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा आरोप यह भी लगाया जाता है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। और ये बात आरोप लगाने मात्र तक सीमित नहीं थी, परिवार वाले लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि आप पोस्टमार्टम करिए, पर इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। बैक साइड में अगर आप पिक्चर देखेंगे, जिस पिक्चर को मैंने अभी जूम करके दिखाया था, उस पिक्चर में आप ये पाएंगे कि शास्त्री जी का जो चेहरा है ना वो ब्लू दिखाई पड़ रहा था। उसको कुछ हद तक पीला करने के लिए उसके शास्त्री जी के चेहरे पर जो था वो चंदन का लेप किया गया था, ताकि वो कुछ पीला दिखाई पड़े। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल उठाया जा सकता है या सवाल उठाए जाते रहे हैं। अगर हम बात करें कि 2009 में क्या एक नई घटना हुई थी कि भारत सरकार से आरटीआई से एक जवाब मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि शास्त्री जी के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है उस समय पर कि जब उनका निधन हुआ था तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उस संबंधित कोई दस्तावेज हो तो वो आप पब्लिश करिए, वो आप मुझे दीजिए। तो यहाँ पर आपको डेटा क्या मिला, जब उनसे जवाब मांगा गया तो जवाब में बताया गया कि शास्त्री जी के एक प्राइवेट डॉक्टर थे जिनका नाम था RN चुग। इनका नाम आप याद रखिएगा, RN चुग का नाम आप याद रखिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जगह जगह पर इनका नाम आएगा। ठीक है, और उसके अलावा कुछ जो रशियन डॉक्टर थे, रूसी डॉक्टर थे, इन लोगों ने मिल करके इनकी मौत की जांच का परीक्षण किया था, पर उसका रिकॉर्ड हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। अब सोचिए, मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का देहांत हो जाता है और आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीजें देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इसकी जानकारी मांगी गई, पहले तो जानकारी मांगी गई थी संसद का जो वो लाइब्रेरी है, उसके बाद में ये प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से जानकारी मांगी, तो पीएमओ ऑफिस ने उस आरटीआई के जवाब में ये बताया कि यदि हम आपको कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ना वो खराब हो जाएंगे, भारत में अस्थिरता आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बहुत सारे बिंदु रख करके मजबूरी की बात की और कहा कि इसकी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, जो बहुत ही सोचनीय विषय था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है ना, और उसके बारे में हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की जो जनता है, उनको कोई जानकारी नहीं होती कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ हुआ क्या था। इसके बाद शास्त्री जी की मौत में संभावित साजिश जो है ना, इसकी पोल कुछ हद तक खोली थी एक पत्रिका है जिसका नाम था आउटलुक। आउटलुक नामक पत्रिका में एक बार एक लेख छपा। उस लेख में एक लेख क्या था, मैं बात करता हूं उसके बारे में। 2009 की बात है। CIA's आइज ऑन साउथ एशिया। CIA की बात करें, ये क्या है, तो अमेरिका का ये खुफिया विभाग है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो पूरे दुनिया में किलिंग को लेकर के कुख्यात रही है। इसने दुनिया भर में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर इन्होंने अपनी राजनीतिक कारणों की वजह से वहां पर हत्याएं न कराई हो। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अभी आपको 2-3 नाम याद रखने होंगे, जैसे कि CIA हो गया, उसके अलावा एक नाम आपको और याद रखना पड़ेगा, KGB। KGB जो थी ये खुफिया विभाग था रसिया का, उस समय पर अगर बात करें तो USSR का। KGB और CIA, ठीक है, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो अनुज धर ने एक RTI फाइल की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री यानी PMO ऑफिस से कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि शास्त्री जी की मृत्यु के जो दस्तावेज है वो सार्वजनिक किए जाएं। तो PMO ने कहा कि PMO ने क्या जानकारी दिया, उन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं, साथ ही साथ पूरे देश में उथल पुथल मच सकती है और सांसदीय जो विशेषाधिकार है ना इसको भी ठेस पहुंच सकती है। और ये सब कारण बता करके उन्होंने कभी इसके जो मुख्य दस्तावेज थे वो पब्लिश नहीं किए। अगर हम इस पिक्चर को जूम करके पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ललिता शास्त्री का नाम आता है। ललिता शास्त्री कौन है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम है।
जब ललिता शास्त्री ने अपने पति का पार्थिव शरीर देखा तो ऐसा लगा कि वो कुछ घंटे पहले ही स्वर्ग सिधारे थे। उनका चेहरा सूजा हुआ था, नीला पड़ गया था, शरीर बुरी तरह से फूल गया था, पेट और गर्दन पर कट के मार्क्स थे, निशान थे, कपड़े और चादर जो थे वो खून से सने हुए थे। लेकिन परिजनों के शक जताते ही किसी ने अचानक आकर शास्त्री जी के चेहरे पर चंदन का लेप लगा दिया, और यह सब करने के बाद भी शास्त्री जी की मृत्यु जो है ना, उससे जुड़े हुए जो संदेह थे उनको छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि वो जो मार्क्स थे उनको आप कैसे छिपा लेंगे, जो ब्लड था वो कैसे छिपा लोगे, और पूरी बॉडी जो नीली पड़ी थी वो भी साफ दिख रही थी। अब अगर कुछ समय बाद हम देखें, यानी 90 के दशक में आकर देखेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। एक अमेरिकी लेखक हैं, अमेरिकी एक राइटर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जिससे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक अलग डायरेक्शन से पिक्चर क्लियर हुई थी। ठीक है, सोवियत रूसी खुफिया विभाग के साथ कुछ भारतीय जो है ना वो भी सवालों के घेरे में आ गए थे। देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हम रूस की बात करें या हम CIA की बात करें, यानी अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें, तो प्रधानमंत्री जी के निधन में कुल मिलाकर के 4 एंगल देखने को मिलते हैं। एक एंगल है पाकिस्तान का, और जो दूसरा एंगल था वो था KGB का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री रसिया गए हुए थे, और KGB जो था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खुफिया विभाग था जो कि इस तरह की हत्याएं कराने में माहिर था। उसके अलावा अगला जो नाम आता है वो आता है CIA का। ठीक है, इसके अलावा एक और जिक्र बार बार भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है कि भारत की राजनीति के चलते इनका देहांत हुआ था, तो कुछ इंडियंस जो है ना वो भी संदेह के घेरे में आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 एंगल हैं। इन चारों एंगल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और रूल आउट करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की, बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी झुकाव के किसी और, कोशिश ये करेंगे जानने की कि आखिर ये जो तार हैं वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ते हैं या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है और इस पूरे ईयर में हम लोग केवल जो आज का लेक्चर है इसमें केवल हम राजनीतिक घटनाक्रम ही देखने वाले हैं, और जो 1964 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम अगले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। एन एपिक पोइट्री बुक, ठीक है, जिसका टाइटल था ललिता के आंसू। ललिता शास्त्री जी की पत्नी का नाम था। तो एक कविता बुक भी छापी गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही थी। इस पुस्तक को लिखा था ML वर्मा ने। 1978 में ये पुस्तक पब्लिश की गई थी। ठीक है, इस बुक में जो ट्रैजिक स्टोरी है ना वो शास्त्री जी की दर्शाई गई थी, दिखाई गई थी, जिसको खुद नरेट किया था ललिता जी ने। सामान्यतः जब कभी भी शास्त्री जी किसी दौरे पर जाते थे तो उनकी पत्नी उनके साथ जाया करती थी, हमेशा जाया करती थी। पर इस बार उनसे ये कहा गया कि वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, युद्ध का माहौल है और वहाँ पर जाना जो है ना, शास्त्री जी बहुत व्यस्त रहेंगे और बहुत सारी मीटिंग्स होनी है, तो कुल मिलाकर के उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया गया था। मतलब उनको साथ लेकर नहीं गए थे वहाँ पर लोग। कुछ और घटनाक्रम बारे में जानकारी कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, एक जर्नलिस्ट हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, हॉलोकॉस्ट जो है ना, या कुछ भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होती है जो बहुत ज़्यादा संदेह में रही होती है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। इनका नाम था ग्रेगरी डगलस, अमेरिकी पत्रकार हैं। ठीक है, इनकी एक किताब सामने आई थी। उस किताब के सामने आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया था। उस किताब में एक जासूस का जिक्र किया गया था। वो जासूस जो था वो CIA का था। CIA के जासूस की अगर हम बात करें तो उसका नाम था रॉबर्ट ट्रम्बुल क्राउले। ठीक है, ये जो क्राउले था ना, ये क्राउले ने जो डगलस थे इनको एक इंटरव्यू दिया था, और ये इंटरव्यू जो था उसने एक नहीं कई सारे पार्ट्स में दिया था। लगभग 3 साल तक जानकारियां जो राइटर था वो इकट्ठा करता रहा था क्राउले से। क्राउले को एक्चुअल में क्रो के नाम से जानते थे और ये बहुत ही फेमस CIA का एक जासूस था। तो इसने एक इंटरव्यू दिया था। उसने इंटरव्यू दिया था पर एक कंडीशन रखने के बाद इंटरव्यू दिया था। उसने ये इंटरव्यू बोला था कि अगर आप जब भी कभी मेरा देहांत होता है, मेरे देहांत होने के बाद ही आप इस इंटरव्यू को पब्लिश करेंगे। उस इंटरव्यू में क्या बोला गया था उसको जरा देख लेते हैं। यहां देखिए, बुक जो थी वो पब्लिश की गई थी 1993 में। इस बुक में क्या कहा गया था? डगलस ने इस किताब को लिखा था और क्राउली जो था उसके द्वारा बताई गई या कही गई बातों के परिप्रेक्ष्य में ये बुक लिखी गई थी। और क्राउली वैसे भी आप जानते हैं कि CIA का एजेंट था। उसने बताया था कि CIA हैड असैसिनेटेड शास्त्री, ये उसने स्टेट किया था। एंड वी नेल्ड शास्त्री एज वेल। ठीक है, नेल्ड का मतलब क्या होता है? मारने में सफलता पाना या दबोच लेना, कि हमने शास्त्री को मारने में सफलता पाई, उन्हें दबोच लिया। इसके अलावा एन अदर, एक और
काउ लविंग रैग हेड, एक और जो था गाय प्रेमी था, हमने उसके चीथड़े उड़ा दिए। रैग मतलब चीथड़े होता है। अब ये एक अदर व्यक्ति कौन था, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, जिनको जिनको हम जानते हैं कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। 13 दिन के भीतर, 13 दिन के अंदर ही क्या किया गया कि इनको मार दिया गया था। इनको किस तरीके से मारा गया था, ये मुंबई से और वियना जा रहे थे, ठीक है, और इनका जो प्लेन था उस प्लेन में बम रख दिया गया था और उसे उड़ा दिया गया था। फ्रांस के आसपास जो एल्प्स के माउंटेन है वहां पर इनका प्लेन जो है ना क्रैश हुआ था, और कभी आज तक ना तो उस चीज का मलबा मिला है और ना तो कभी उसके बारे में कोई कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो CIA का जो एजेंट था वो दो लोगों को मारने के दावे कर रहा था, एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, और एक जो था वो दावा कर रहा था किसको, होमी जहांगीर भाभा को। अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे, मैं बताता हूं आपको। भारत से युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ये बात ठीक से समझ चुका था कि भारत को इस तरह से हराया नहीं जा सकता, और अगर कहीं भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो बिल्कुल नहीं हराया जा सकता। तो पाकिस्तान और USA दोनों एक ही पावर ब्लॉक के हिस्सा हुआ करते थे, और USA भी इस युद्ध को हार जाने से बहुत ज़्यादा आहत था। तो अमेरिका नहीं चाहता था इस बात को लेकर के कि भारत कभी भी किसी भी तरीके से एक ऐसी पावर बन के उभरे जो न्यूक्लियर बनाने में कैपेबल हो, न्यूक्लियर वेपन से सक्षम हो। तो इस सब को लेकर के इस थ्योरी को माना गया है कि हाँ ये थ्योरी संभव है। कुछ और अगर हम डेटा देखें CIA का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उस समय के दौरान हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 11 परमाणु वैज्ञानिकों को खोया था। 11 एटमिक जो हमारे साइंटिस्ट थे, हमने उन्हें खोया, और उनकी जो मृत्यु है ना वो साधारण मृत्यु नहीं थी, आकस्मिक मृत्यु हुई थी उनकी। इसके अलावा अगर हम उसी समय पर देखें तो एक और हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक है जिनका नाम था विक्रम साराभाई। 30 दिसंबर 1971 को उनका निधन हो गया। अगर यहां पर हम देखें तो मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूं छोटी सी, कि शास्त्री जी का निधन हुआ था 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 जनवरी की बात है ये, ठीक है। इसके बाद में कुल 13 दिनों बाद, यानी केवल 13 डेज के बाद की हम बात करें तो 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को निधन हुआ किसका, भाभा का, होमी जहांगीर भाभा का। 24 जनवरी को इनका निधन हुआ। तो 1964 में हमने दो महान व्यक्ति खोए, एक थे होमी जहांगीर भाभा और उसके अलावा एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी। होमी जहांगीर भाभा जो थे ना ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष थे, और यही पद जो है ना कुछ समय बाद दे दिया गया था, संभालने का काम किया था विक्रम साराभाई जी ने। तो विक्रम साराभाई जी की भी मृत्यु हो गई थी वर्ष 1971 में। 1971 में इनका देहांत हुआ। किस तरह से हुआ, एक होटल के कमरे में ये मृत पाए गए थे, और इनका भी आज तक कभी उजागर नहीं हो पाया कि इनका देहांत कैसे हुआ था। होमी जहांगीर भाभा की डेथ का भी कुछ पता नहीं चल पाया, उसके अलावा विक्रम साराभाई की डेथ का भी कुछ पता नहीं चल पाया। होमी जहांगीर भाभा की तो बॉडी के रिमेन्स ही नहीं मिले थे। विक्रम साराभाई की बॉडी मिली थी पर उसका कभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और आज तक ये जानकारी नहीं हो पाई कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय पर जो 15 साल थे ना, 64 से 65 से लेकर के अगले 15 वर्षों तक, इसरो ने लगभग 684 जो अपने कर्मी और वैज्ञानिक है ना इन्हें खोया था, और सब के सब इनकी मृत्यु अकारण हुई थी। किसी को पॉइजन किया गया था, जहर खाने से उसकी मृत्यु हो गई, किसी को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया तो रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी कटी हुई मिली थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 684 इसरो के जो कर्मचारी थे, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे कर्मचारी थे, इन सबका देहांत हुआ था, ठीक है। और ये देहांत क्यों हुए थे या ये हत्याएं क्यों हुई थी, इसका एक मूल कारण ये संभव है कि भारत को न्यूक्लियर वेपनरी ना इस्तेमाल करने देना, भारत को इस तरह का सक्षम ना बनने देना, इसमें CIA और पाकिस्तान की मिली भगत होने के बहुत हैवी, बहुत पुख्ता सबूत मिलते हैं। इवन अगर आप आज इंटरनेट पर रिसर्च करोगे या आपको जानकारी कुछ प्राप्त करनी है इस बारे में, तो एक नहीं, दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल मिल जाएंगे इस बारे में कि हाँ CIA इस बारे में इन्वॉल्व था।